सो हेलो गाइस। ठीक है। तो इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग प्रोसीजर को, जो कि हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ के दिया था हम लोग इस वाली क्लास में ही करने वाले थे। ओके। सो इससे पहले कि हम लोग कुछ भी स्टार्ट करें, मैं तुम्हें लास्ट बार ओके लास्ट बार ये चीज़ बताने वाला हूँ। लास्ट बार इन द सेंस कि भाई इसका आगे कुछ मेरा प्लान नहीं है अभी। बट यहाँ पे देखो, तुम्हें प्रॉपर रिसोर्स पैक मिल सकता है तो तुम ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। ठीक है, तुम्हारे पास कम टाइम है एंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते बीएसटी में। ऑल्दो तुम्हें करना पड़ेगा कुछ चैप्टर्स के लिए, लेकिन हर चैप्टर को तुम 2-2 घंटे या फिर 3-3 घंटे नहीं दे सकते हैं। ओके। तो मैंने सिर्फ मार्क कर रखा है एनसीईआरटी के ऊपर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अगर तुम उन चीज़ों को कवर करते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तुम मेरे वीडियोस के साथ रेफर कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ओके। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल कंटेंट्स भी है, जैसे सारे डेफिनेशन जो भी है एकदम थ्रू आउट। ठीक है, सिर्फ ब्लू बॉक्स वाले नहीं, जो भी पैराग्राफ के अंदर भी लिखा हुआ था उन सबको भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी हाईलाइटेड एनसीईआरटी हो गया या फिर मेरी एनसीईआरटी होगी, ठीक है, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। बाकी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अकाउंट्स के भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी ठीक है। अगेन वो बंदा बहुत ज़्यादा ही क्रेजी क्रेजी क्या कहूँ मैं, मार खाएगा। यहाँ पे देखो, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर जहाँ पे हमने छोड़ दिया था इसे। छोड़ने से याद आया, कैसे हो, सब ठीक हो ना? खैर चलो आगे, रोना नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। आखिर इसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि आखिर ये ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर होता क्या है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, हम लोग बात करें सेकेंडरी मार्केट की। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट की। ओके। स्टॉक एक्सचेंज, फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग या फिर सेटलमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके। Trading in securities is now executed through online screen-based electronic trading system. Simply put, all buying and selling of shares and debentures are done through a computer terminal. So आज के टाइम में जितने भी शेयर्स का लेन देन होता है ना, वो कंप्लीटली कंप्यूटर के ऊपर होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बड़ी बात है ना? लेकिन तुम्हें एक चीज़ पता नहीं होगी या फिर तुम इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, बट एक ऐसा भी टाइम था जब हज़ारों लोग या बहुत सारे लोग यहाँ पे पड़े होते थे और वो लोग बोली लगाते थे। मतलब कि ये शेयर्स है और इसका शेयर क्या? ये बंदा कह रहा है सा 70, ये कह रहा है 75, ये बंदा कह रहा है 150। तो ये शेयर किसको मिला? 150 वाले को। मतलब प्रॉपर वहाँ पे ऑक्शन चल रहा है। ऑक्शन टाइप का सीन चल रहा है। तुमने अगर हर्षद मेहता देखा होगा तो वो सीन सेम है। ठीक है। There was a time when in the open outcry system, ठीक है, ओपन आउटक्राई सिस्टम, सिक्योरिटीज वर ब्राउट एंड सोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो वही बात है कि एक ऐसा भी समय था जब स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर लोग आते थे और वहां पे जाके खरीदते थे। ओके। अंडर द ऑक्शन सिस्टम, डील्स वर स्टक अमंग द ब्रोकर, प्राइसेस वर शाउटेड आउट एंड शेयर्स सोल्ड एट द हायर बिडर। सो वही बात है कि जो ज्यादा पैसे लगाता था बोली लगती थी, जो चिल्लाता था 50 रुपए 70 रुपए, ऐसा सीन चलता था वहां पे। ठीक है, जिस जो सबसे ज्यादा पैसे लगाता था उसको पैसे मिल जाते थे, मतलब शेयर मिल जाता था। However, now almost all exchanges have gone to electronic and trading in is done in the broker's office through the computer terminal. So आज के टाइम में जितना भी कुछ होता है ना, वो ऑफिस मतलब ऑनलाइन होने लगा। ठीक है, ऑफिस नहीं, वेट, यहाँ पे सारे एक्सचेंजेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने लगा। एक ब्रोकर बैठा हुआ है अपने ऑफिस में, पैर ऐसे टेबल के ऊपर रख के, और वो स्क्रीन पे बस देख रहा है क्या कि क्या चीज़ें चल रही। ठीक है। अ स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स मेन कंप्यूटर सिस्टम विथ मैनी टर्मिनल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। एक स्टॉक एक्सचेंज के पास उनका अपना एक मेन कंप्यूटर होता है जहाँ पे हर चीज़ ऑपरेट होता रहता है, और जो भी टर्मिनल्स हैं वो पूरे थ्रू आउट स्प्रेड हो रखे हैं। मतलब इतना कुछ ज़्यादा, ये पूरा टेक्निकल चीज़ है। ठीक है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो भी ट्रेडिंग होता है ना, वो पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं इंसानों के द्वारा हो पाता है जो कि अपने ब्रोकर्स होते हैं, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड। सो ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्लोर टू ब्रोकर्स ऑफिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो फ्लोर था जहां पे लोग आते थे बोली लगाते थे, वहां से शिफ्ट हो गए कहाँ पे? ब्रोकर्स के ऑफिस में। ओके। सो एवरी ब्रोकर हैज टू एक्सेस
टू द कंप्यूटर टर्मिनल दैट इज़ कनेक्टेड टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। सो हर ब्रोकर के पास, सिर्फ़ ब्रोकर के पास, ये सभी एक कंप्यूटर बेस होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही मान लो, एक साइट ही मान लो, जहाँ पे वो अपने कंप्यूटर के थ्रू चेक कर सकता है कि आखिर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? In this screen-based trading, a member logs onto the site and any information about the share company he wishes to buy or sell, and the price is fed into the computer. So वही बात है कि जो भी कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, कि आखिर किस प्राइस में सेल करना है, किस प्राइस में बाय करना है, वो सब उस कंप्यूटर के ऊपर दिख रहे होते हैं, ठीक है? The software is so designed that the transaction will be executed when matching order is found from the counterparty. So एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब मान लो, ठीक है, तुम्हें अब तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, कि अगर तुम यहाँ पे तुम एक स्टॉक को बेचना चाहते हो, शेयर्स को बेचना चाहते हो और तुम्हारे पास 20 है, तुम 20 बेचना चाहते हो, तो क्या ये 20 में से 19 किसी और को चला जाएगा, 1 किसी और को चला जाएगा? मान लो कि 18 एक को गया, फिर एक इंसान को 1 गया, फिर दूसरे इंसान को 1 गया। क्या तुम्हारे शेयर 3 इंसान को जाने वाले हैं? प्रोबेबली नॉट, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन तभी होता है। ये प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन जो सेल्स एक सेकंड, जो तुम्हारे 20 स्टॉक्स तभी बिक पाते हैं जब सामने वाला भी 20 स्टॉक्स की डिमांड रखता है, ओके। अनलेस ये 20 वाला नंबर मैच नहीं करता तो ये ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाता। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये नहीं हो पाता, ओके। और जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ओके। तो आगे देखो। द होल कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन इज़ ओके, ठीक है। इसी को हम लोग मैचिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है? कि ऑर्डर मैच कर रहे हैं हम लोग। द होल ट्रांज़ैक्शन इज़ कैरियड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अप, डाउन टाइम एंड बिज़नेस को पढ़ लेते हैं। ये चीज़ था, हमने ये चीज़ पढ़ा था, ओके। सो द होल ट्रांज़ैक्शन इज़ कैरिड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन विथ both parties being able to see the prices of all shares going up and down and all the time during the at all the time during the time that business is transaction and during the business hour of the stock exchange, ओके। सो एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सुना होगा कि जो भी अपना स्टॉक एक्सचेंज जो वो 9 से 3 के बीच में ऑपरेट करता है, उसके बीच में प्राइसेस अप डाउन होते हैं या फिर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये अप डाउन हुआ, वो 3 बजे रुक जाता है, फिर अगले दिन 9 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ है और इसका रोल क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुको, रुको, रुको। गोइंग अप एंड डाउन एंड ऑल द टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजिट एंड ड्यूरिंग, ओके। सो हाँ, ये थ्रू आउट द टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लो कि 9 से 3 का टाइम है, ठीक है? और जो भी शेयर्स है उसके प्राइस कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी अप जा रहे हैं, ठीक है? कभी स्टेबल हैं, कभी अप जा रहे हैं, मतलब ये पूरा चलता रहता है। और जब तुम उस साइट के ऊपर जा रहे हो कुछ शेयर्स खरीदने या फिर शेयर्स को बेचने, तुम कंप्लीटली इस ट्रांज़ैक्शन को मतलब शेयर्स के प्राइस को बदलते हुए देख रहे होते हो, ठीक है? और इसी पॉइंट पे तुम अपने शेयर्स को बेचते हो या फिर खरीदते हो। तो तुम्हारे पास रियल टाइम डाटा रहता है कि आखिर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा क्या प्राइस है। तुम उसे कंपेयर भी कर सकते हो कि किस प्राइस पे तुमने खरीदा था। ओके, तो वो चीज़ है। आई होप सो इट्स क्लियर, बट आगे देखते हैं। साउंड आई क्या? आगे देखो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड गाइस। ये लास्ट टॉपिक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके। The computer is broker office is constantly matching the order and the bid price, बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस। तो वही बात है कि जो ब्रोकर बैठा हुआ है अपने टेबल के ऊपर वैसे पैर रख के, ठीक है, ऐसे पैर रख के बैठा हुआ है, वो बस देखता रहता है इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। वो चेक करता रहता है कि आखिर कैसा क्या ऑफर आ रखा है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो सिर्फ मैच करता रहता है कि यहाँ पे दो 20 का सेल करने का ऑर्डर आया है, क्या यहाँ पे कोई 20 वाला बंदा है जिसको 20 बेचना है, खरीदना है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, वो पूरा चेक करता रहता है। Those that are not matched remain on the screen and are open to the future matching during the day। तो वही बात है, जिनको कोई नहीं मिलता वो रुके रह जाते हैं, ठीक है। जिनकी कोई मैचिंग नहीं होती वो लोग रुके रह जाते हैं एंड वो वेट करते हैं फ्यूचर का कि कब उनका मैच आए एंड उनकी सेटिंग हो पाए, ठीक है। ये चीज़ है।
ये पर्टिकुलर बुक की लैंग्वेज है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी फ्रेम नहीं कर रहा, ठीक है? मैचिंग करनी ज़रूरी है, ओके? विदाउट मैचिंग वो ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैज़ सर्टेन एडवांटेज। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन की या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों की, ठीक है? दोनों ही सेम है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, लेट्स कंसीडर देम। लेट्स टॉक अबाउट देम। First, it ensure transparency as it allows participants, okay, as it allow participants to see prices of of all the securities in the market while business is being transacted. There are they are able to see the full market during real time. So वो लोग able हैं कि वो पूरे शेयर मार्केट के प्राइसेस को अप डाउन होते हुए देख सकते हैं। ये चीज़ है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। It increases efficiency of information being passed on, thus help in fixing prices efficiently. Okay. सो वो प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन जो भी होता है कि प्राइसेस इस टाइम पे ऐसे थे, आगे ऐसे हो सकते हैं, पहले ऐसे थे, तो इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्ली प्राइसेस को फिक्स कर सकते हैं। ये चीज़ है। द कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड ऑल्सो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट दैट इन्फ्लुएंस शेयर प्राइसेस। तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इन शॉर्ट यही बात है। थर्ड पॉइंट, it increases the efficiency of operation since there is a reduction in time, cost, risk of error. तो अगर कोई इंसान कोई भी काम कर रहा होता है, तो वो गलतियाँ कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई कंप्यूटर काम कर रहे हैं, अगर कोई कंप्यूटर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि वो कोई गलती करेगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, ये चीज़ है। क्वेश्चन ये रहा, people from all over the country and even abroad who wishes to participate in the stock market can buy or sell securities through broker or member without knowing each other. So वही बात है, अब मान लो कि तुम्हें एकदम सामने जाना है, तुम इंट्रोवर्ट, ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट वाला फैक्टर नहीं है, बट एग्जांपल की तरह, ठीक है? तुम एक तो ये एक तो ये एक चीज़ देखो, तुम एक प्रॉपर बिल्डिंग में जाते हो, प्रॉपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाते हो, जो कि थोड़ा-सा सर्कुलर है, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसे बना रखा है भूत बंगले की तरह। ठीक है, तुम यहाँ पे जाते हो फर्स्ट फ्लोर पे, इतने सारे लोग हैं, तुम यहाँ पे बिडिंग कर रहे हो। बिडिंग मतलब तुम पैसे लगा रहे हो कि भाई ऑक्शन कर रहे हो, ठीक है? ऑक्शन कर रहे हो शेयर्स का। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें कहीं न कहीं लोगों को जानना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ पे है, वो है, मतलब एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है। लेकिन अगर वहीं पे ऑनलाइन इंटरेक्शन है, ठीक है? तो वहाँ पे ना ही ज़रूरत है कि तुम किसी दूसरे इंसान को जानो, ना ही तुम ज़रूरत है कि तुम किसी और को जानो, ठीक है? वहाँ पे जो भी ट्रांज़ैक्शन होना होता है वो हो जाता है। मतलब ब्रोकर्स और उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट रहता है, बाकी तो किसी और को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। बेस्ट प्लेस फॉर इंट्रोवर्ट्स, ठीक है? दैट इज़ दे कैन सिट इन द ब्रोकर्स ऑफिस। हाँ। क्या ये, रुको। That is without knowing each other. That is, they can sit in the broker's office, log onto the computer at the same time, and buy or sell securities. During the countries are member or sell securities through brokers or members without knowing each other. They can just run the certain broker's office, log onto the computer at the same time, and buy or sell securities. This system has enabled a large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the market. सब वही बात है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी को जानने की, तुम नॉर्मली कहीं पे भी बैठ के अपना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है और ये लिक्विडिटी को प्रमोट करता है। अब आगे देखो, अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज़ बिज़नेस अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज़ बिज़नेस इज़ transacted at the same time in all the trading centers. Okay. Thus, all the trading centers spread all over the countries have been brought onto the one trading platform, the stock exchange on the computer. The single transaction trading platform has been provided as business as transaction at the same time in all trading centers. So, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कहीं पे भी टेक प्लेस होता है तो वो थ्रू आउट द स्टॉक एक्सचेंज पता लग जाता है। ओके, तो इसी को रिवर्स अगर हम लोग देखें तो कहीं पे भी जो अपना टॉप लेवल है उसने सब कुछ स्प्रेड कर रखा है, सभी अपने मान लो सॉफ्टवेयर ही हैं, सॉफ्टवेयर को स्प्रेड कर रखे थ्रू आउट इंडिया, तो कुछ भी होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हर जगह पे फैल जाती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते हैं, ये सब चलता रहता है वहाँ पे। ओके, नाउ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग इज ओनली वे इन विच यू कैन बाय और सेल शेयर्स। अब
आज के टाइम में अगर तुम्हें कुछ भी शेयर्स को सेल करना है या फिर बाय करना है, तो वो तुम सिर्फ ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो। इन फिजिकल तुम नहीं कर सकते। ओके, ये चीज़ है। शेयर्स कैन बी हेल्ड ईदर इन फिजिकल फॉर्म और एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फ्रॉम द होल्डिंग और ट्रांसफरिंग शेयर कैन बी ऑल्सो अडॉप्टेड। लेकिन शेयर कैन बी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। मान लो कि तुम्हारे पास एक पेपर है, पेपर के ऊपर तुम्हारा लिखा हुआ है कि ये शेयर्स है और ये तुम्हारे पास है, तो ये फिजिकल हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक बुक, मान लो कि तुम्हारा एक रिकॉर्ड है, तुम्हारा डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर प्रॉपर बता रखा है कि आखिर तुमने ये शेयर्स लिया था, इसका ये रिसिप्ट है, तुम्हारे ईमेल पे आ रखा है, तो वो पूरा सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। देखो, 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 व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन? कितना फैंसी नाम लग रहा है ना। लेट्स ब्रेक इट आउट। डी मैटीरियलाइज मैटीरियलाइजेशन, ठीक है। ये देखो, पहला है डी, मतलब रिमूव। डी मतलब रिमूव। मैटेरियलाइजेशन मतलब मटेरियल से पहले समझो। मटेरियल क्या होता है? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा लोहा हो गया, चाहे वो पेपर हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया। आइजेशन मतलब उसको एक मेथड की तरह मान लो, ठीक है। तो हमें इस फिजिकल फॉर्म को खत्म करना है। दैट्स व्हाट डीमैटेरियलाइजेशन मीन्स। ओके, ये सिंपल सी बात है। ओके, आई होप से इस ब्रेकअप की वजह से तुम्हें समझ में आ गया हो। ब्रेकअप बहुत चीज़ें सिखा देता है ना, जैसे यहाँ पे डीमैटेरियलाइजेशन का ब्रेकअप देख के हमें पता चल गया कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो आगे देखो। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है, तो इसको हम लोग डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब वो मटेरियल के फॉर्म में नहीं है, एक फिजिकल चीज़ के फॉर्म में नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। इन सभी स्टेप्स को मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर रखा है। ओके, वेट वेट वेट, कहाँ है? ओके, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ओके, तो इफ़ यू गाइस वांट तो ले सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल। आगे देखो, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल कि आखिर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स इन ट्रेडिंग लोन। ये क्या हुआ? लोन गाइस। ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। हियर वी आर। It has been made compulsory to settle all trade within 2 days. Okay, I hope so अब clear है। It has been made compulsory to settle all the trades within 2 days of the trade date. Okay, on the T+2 basis since 2003। अब ऑल्दो T+1 डे आ चुका है, बट अभी हम लोग बुक के हिसाब से T+2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2003 से ही मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी ट्रेडिंग का होगा वो T+2 डे में सेटलमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब T+2, व्हाट इज़ दिस फैंसी नेम? What is this fancy name T plus 2? What does T mean? What does this 2 means? ठीक है। T का सिंपल सा मतलब है कि जिस दिन तुमने ट्रेड करा, जिस दिन तुमने ट्रेड करा मतलब जिस दिन में तुमने पैसे दिए ब्रोकर्स को कुछ शेयर्स खरीदने के लिए, या फिर तुमने अपने शेयर्स को बेचा, ठीक है। तो वो तुम्हारा टी हो गया, ठीक है। वो टी हो गया तुम्हारा। और टू क्या होता है? +2 डे। मतलब आज अगर तुम मान लो कि तुमने वेडनेसडे को करा, +1 करो थर्सडे हुआ, +1 करो फ्राइडे हो गया। तो फ्राइडे तक जो भी सेटलमेंट होना वो हो जाना चाहिए। ये है T+2 का मतलब। सिंपल है। ओके, नो रॉकेट साइंस, सिंपल। ओके, आगे देखो। प्रायर टू द रिफॉर्म सिक्योरिटीज वर बाउट एंड सोल्ड। ओके, that is traded and all position in the stock exchange over the weekly, fortnightly statement cycle, whether it is delivery of securities or payment of cash. इससे पहले कि ये जो अपना सिस्टम था T+2 बेसिस का, तो उससे पहले ना लोग कुछ भी कर रहे थे। लोग कुछ भी कर रहे थे कि भाई आज मेरा मन है कि 1 हफ्ते बाद मैं पैसे दूँगा, तो 1 हफ्ते बाद मैं पैसे दूँगा। अगर मेरा मन है कि मैं 14 दिन बाद पैसे दूँगा, तो मैं 14 दिन बाद पैसे दे रहा हूँ। तो ये कोई अच्छा तरीका है क्या? सामने वाला भी तो वेट करना है ना पैसों का या फिर शेयर्स का। तो इसी चीज़ को कैंसल आउट करने के लिए अपना T+2 बेसिस आया था। आई होप सो इट्स क्लियर। This system prevailed for a long time as it increased the volume of trading on exchange and provided liquidity to the system.
ओके। ये बहुत टाइम तक चल रहा था। क्यों? क्योंकि एज़ इट इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी। सो वही बात है कि अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, तो लोग फ्रीडम का फ़ायदा उठाने के लिए लोग आते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर तुम्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हें 2 दिन के अंदर ही सब कुछ ट्रेड करना है, तो पहले तो बहुत सारे लोग ये स्यापे पालते ही नहीं हैं कि आखिर मैं कैसे करूँगा? ओके, तो ये चीज़ है। वो लोग इसलिए फ़ॉलो कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे। ये हिस्ट्री है, ओके। Was settled on the specified days. These gave the speculation and price of share used to raise and fall suddenly due to trading and default by brokers. So यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ आ रही थी। लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, मतलब तुमने पैसे रख लिया, अब होर्डिंग कर रहे हो उसका कि तुम पैसे लगा दे रहे हो, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है? मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, बट ठीक है। तुम समझ सकते हो कि बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस थे उस समय पे, जो लोग लूप होल को यूज़ कर रहे थे। ओके, अ न्यू सिस्टम rolling settlement was introduced in 2000. A new system, rolling settlement was introduced in 2000, so that wherever the trade took place, it would be settled after some days. Since 2003, it was made, it all the shares have been covered under the rolling settlement system on a 2-day basis. So 2000 के टाइम में क्या आया था? सर देखो, 2000 के टाइम में एक प्रोविज़न आया था अपना रोलिंग सेटलमेंट का, ठीक है? मैं इसे आरएस कहने वाला हूँ, ठीक है? आरएस से, ठीक है? इसका मतलब क्या था? अब जो पहले पीरियड चल रहा था 7 दिन का, जो पहले पीरियड चल रहा था 14 दिन का, ओके, जो कुछ मंथली बेसिस तक चला जा रहा था, इन सभी को कैंसल आउट करना और इसे बहुत कम दिन तक लेके आना, मतलब कि 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 2003 के टाइम में, जब 2003 आया, ओके। तो यही जो एम्बिगुअस था, 2-4 कितने दिन? 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी हो सकता था। मतलब ज़्यादा नहीं, बट हो सकता था ना। अब इसी को एकदम स्ट्रक्चर कर दिया कि भाई तुझे करना है तो T+2 में कर। जिस दिन तूने ट्रेड करा उसके 2 दिन के अंदर सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए। पैसे जिसको पैसे मिलने थे उसको पैसे मिल जाने चाहिए, जिसको शेयर्स मिलने थे उसको शेयर्स मिल जाने चाहिए। ये चीज़ है। आई होप सो इट्स क्लियर? ओके। बहुत बारीकी से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है भाई। ओके, आगे देखो। T+2 basis, meaning thereby the transaction in the securities are settled within 2 days after the trade date. ओके, टी को हम लोग ट्रेड डेट कहते हैं, मतलब जिस दिन भी ट्रेड हमने करा था। ट्रेड मतलब कि हमने या तो हमने अपने शेयर्स को बेचा था या तो हमने अपने पैसे को दिया था। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो तुमने अपने शेयर्स को बेचा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी था। तो जिस दिन तुमने शेयर्स को बेचा वो तुम्हारा ट्रेड डे हो गया, ठीक है? और जिस दिन तुम दूसरा केस हो सकता है कि तुमने पैसे को बेचा। जिस दिन तुमने पैसे को बेचा वो तुम्हारे लिए ट्रेड डे हो गया। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं। आई रियली होप सो कि अभी तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, ओके? सो यहाँ पे T+2 बेसिस का तुम्हें समझ में आ रखा होगा, ओके? सिंस रोलिंग सेटलमेंट इम्प्लाइज फास्ट मूवमेंट ऑफ शेयर्स, ओके? एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब ना रोलिंग सेटलमेंट था वो का सारा कुछ भी काम था वो जल्दी हो पाए। एक सेकंड, गाइस मेरी मम्मी बुला रही थी। एक सेकंड, लेट्स कंटिन्यू। इफ द फॉलोइंग स्टेप्स, अब हम लोग प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में, ओके? आखिर प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। If the investor wishes to buy or sell any securities, okay, he has to first approach a registered broker. अगर किसी भी इन्वेस्टर को अपना शेयर्स खरीदना है या फिर बेचना है, सबसे पहले उसे रीच आउट करना पड़ेगा एक ब्रोकर के पास, ठीक है? या फिर सब ब्रोकर के पास एंड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विथ हिम। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसे एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है, ओके? एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल एग्रीमेंट। सो उसे ये एग्रीमेंट साइन करना होता है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी फिल करना पड़ता है इससे पहले कि वो कुछ भी खरीदे या फिर बेचे। कुछ ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, बस तुम इन सब पॉइंट्स को नोट करते रहो, ठीक है? लेकिन सबसे पहले क्या होता है, वो अप्रोच करता है एक ब्रोकर के पास। वहाँ पे क्या करता है, वो 2 एक तो एग्रीमेंट के ऊपर काम करता है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट को फुलफिल करता है। फिर दूसरा अपना क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको फिल करता है, ओके? He has also to provide the certain about the
सर्टेन अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। सो उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करना पड़ता है। पैन कार्ड जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? पैन कार्ड मैंडेटरी है, ओके? फिर डेट ऑफ बर्थ दो ना दो चले, देना पड़ता है, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रेज़िडेंशियल ये वो, ठीक है? सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ओके? नाउ इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? द ब्रोकर, अब मैंडेटरी में बस ये कर सकते हो कि ये वाले पॉइंट को मार्क कर लो कि मैंडेटरी क्या है? पैन कार्ड। द ब्रोकर देन opens a trading account in the name of investor. सो जो अपना ब्रोकर होता है ना, फिर वो एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है जिसके बेसिस पे तुम आगे जाके ट्रेड कर पाओगे। फिर सेकंड पॉइंट है, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, ओके, विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ओके। आखिर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, आखिर ये डिपॉजिटरी क्या होता है, आखिर ये डीमेट क्या होता है, ये क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड। एक बेसिक आइडिया होगा तो तुम्हें हर चीज समझ में आएगा, स्मूथ ऑपरेशन होगा, ठीक है? अब देखो, हमारे कंट्री के अंदर 2 चीज़ हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, वो तो है ही, लेकिन हम लोग किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक है अपना एनएस अ, डीएल, एक एनएस, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, ओके। सो ये डिपॉजिटरीज़ हैं। क्या है ये? डिपॉजिटरीज़, ठीक है? डिपॉजिटरीज़। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होता है? इनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है? ये सब इनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग किनके साथ अकाउंट खुलवाते हैं? इनके साथ। हम लोग डायरेक्टली इनके पास नहीं जा सकते, सीडीएसएल या फिर एसडीएल के पास नहीं जा सकते। हम जाएँगे पहले ब्रोकर के पास, ओके? वो हमारा अकाउंट खोलेगा और ये ब्रोकर डील करता है इसके साथ। ब्रोकर एक तरह से लिंक की तरह काम करता है, वो इनसे भी बात करता है और हमारे से भी बात करता है, ठीक है? इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फ़िक्र नॉट, और आई होप सो थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अभी देख लो यहाँ पे, मैं पढ़ा दूँ अभी आपको। सेकंड पॉइंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिपॉज़िटरीज़ के कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? डीपी, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट में वही ब्रोकर आ जाते हैं या फिर सब ब्रोकर्स आ जाते हैं, मर्चेंट्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें, ओके? फॉर होल्डिंग द ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़ इन द डीमैट फॉर्म। डीमैट का फुल फॉर्म क्या होता है? डीमैटेरियलाइज़्ड फॉर्म, ठीक है? वही जो ऊपर हमने कवर करा था। He will also have to open a bank account for cash transaction in the securities market. अब इन्वेस्टर को ज़रूरी है कि वो एक सेकंड, गाइस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर जिसने पैसे लगा रखे हैं कि उसे एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। रुको, लोड हो जाने दो, ठीक है? उसे बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा ताकि वो एट द एंड अपने शेयर्स को बेच के खरीद सके। अब आगे देखो, the investor then place the order with the broker to buy or sell the shares. अब एट देन वो जो अपना इन्वेस्टर है वो ब्रोकर से बात करता है कि उसे सेल करना है या फिर बाय करना है शेयर्स को। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस एट विच शेयर्स शुड बी bought or sold. The broker will then go ahead with with the deal and above mentioned price at the or the best price available. An order confirmation slip is issued टू द इन्वेस्टेड बाय द ब्रोकर, ठीक है? ओके, थर्ड प्रोसेस में क्या है? आप देख लो। हाँ, तुम्हें एट द एंड क्या करना था? तुम्हें एट द एंड अपने शेयर्स या फिर उसे बाय या सेल करना था, शेयर्स को बाय या फिर सेल करना था। तो अब वो मौका आ चुका है, ठीक है? तुम अपने ब्रोकर से बात करते हो, तुम अपने ब्रोकर से बात करते हो कि तुम्हें अपने शेयर्स को खरीदना है फिर बेचना है, ठीक है? तो ब्रोकर को तुम्हें प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा क्या कि तुमने कितना शेयर्स बाय करना है फिर बेचना है और किस रेट पे तुम्हें बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है? तो वो फिर ब्रोकर जाएगा और तुम्हें कोशिश करेगा कि पहले तो कोशिश करेगा कि बेस्ट प्राइस मिले, ठीक है? बेस्ट टू बेस्ट जो मिले, ठीक है? वहाँ पे प्राइस, लेकिन एट वर्स्ट वो कोशिश करेगा कि इस प्राइस के रेंज में तुम्हें तुम्हारी डील क्लोज हो जाए, ठीक है? ये ब्रोकर का काम होता है और एक बार अगर डील क्लोज हो जाती है तो वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है,
ओके, ये चीज़ है। फोर्थ पॉइंट, द ब्रोकर मैंने सेकंड पॉइंट की बात बोला था, बट वी विल अंडरस्टैंड थोड़ा-सा लेटर, ठीक है? द ब्रोकर विल the broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the shares at the best price available. So अब इस पॉइंट पे ब्रोकर जाता है ऑनलाइन, अपने सॉफ्टवेयर पे लॉग इन करता है और देखता है कि आखिर क्या इस क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इस पर्टिकुलर प्राइस पे अवेलेबल है, मतलब उनको मैच कराता है। ऊपर हमने मैचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है? जिनको हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है और इक्वल होना चाहिए वो चीज़, ठीक है? ज़्यादा कुछ मत बोलना, ठीक है? Fifth point. When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and order will be executed electronically. The broker will issue the trade confirmation slip to the investor. अब मान लो कि ये जो मैचिंग कर रखा था 20 का 20 से, वो मैच मिल गया, ठीक है? मान लो 36-36 कर लेते हैं, ठीक है? 36 शेयर इसने बेचने होते हैं और सामने से किसी को 36 शेयर्स खरीदने होते हैं। तो ये 36 के 36 गुण मिल गए वहाँ पे, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रोकर को एक मैसेज आ जाएगा कि 36 में से 36 गुण मिल चुके हैं। मतलब जो भी मैचिंग करनी थी वो मैचिंग हो चुकी है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप होती है ना, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप करके यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रोवाइड कर दी जाती है ब्रोकर को, मतलब नहीं इन्वेस्टर को, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? अ, हाँ ना। ये चीज़ याद रखना कि ये जो ट्रेड स्लिप होता है वो कौन से स्टेप में मिलता है? ये मिलता है अपने 5th स्टेप में, ठीक है? ये चीज़ पे। मतलब 6th पे आओ। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एक्जीक्यूटेड, एक बार तुम्हारा ट्रेड हो जाता है कि भाई सामने वाले भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, ओके? एक बार ये सेटिंग हो जाती है, ओके? फिर विदिन 24 आवर द ब्रोकर इश्यू द कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब विदिन 24 आवर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नोट को इश्यू करता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है ना? रुको मैं बताता हूँ। This note contains detail of the number of shares bought or sold, the price, the date and time deal and progress charges. So इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अगर तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारी मम्मी जो है वो शेयर्स में डील करते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे पूछ सकते हो तुम कि कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाते हैं, वो दिखा देंगे, ठीक है? एक ऐसा होगा कुछ, एक ऐसा स्लिप सा होगा, ठीक है? होल्ड ऑन, एक स्लिप सा होगा, ठीक है? उसमें तुम्हारा पूरा शेयर्स का पहले वो आइडेंटिटी नंबर जो ऊपर मैंने बहुत लास्ट वीडियो में बताया था कि एक जो भी कंपनी होती है अगर वो आईपीओ इश्यू करती है तो उससे रजिस्टर, जैसे वो आईपीओ इश्यू करते हैं किसी एक्सचेंज में, मान लो बीएसई में एक्सचेंज करा, तो वहाँ पे उसे एक आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है। तो ये आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे मेंशन होता है कि आखिर तुमने कितने शेयर्स को बाय करा या फिर सेल करा है, उसको किस रेट पे करा है, मतलब पूरी डिटेल वहाँ पे पड़ी होती है। फिर यहाँ पे जो भी बिलिंग हुआ, प्राइस हुआ, उसपे कितने चार्जेस लगे, ये सारी चीज़ें, ओके? इसके बाद फिर टोटल होता है कि तुम्हें कितना पे करना पड़ा, ओके? या फिर कितना तुम्हें मिला है, ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर डिटेल में लिखा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टेटमेंट होता है, ये चीज़ है। तो प्राइस होता है, फिर डेट एंड टाइम होता है कि आखिर कब बेचा या फिर खरीदा गया, ओके? ये सारी चीज़ होती है उसमें। द टाइम ऑफ ब्रोकरेज भी चार्जेस लेते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है कि सामने वाला फ्री में थोड़ा ना कर रहे हैं, ओके? दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एज़ इट लीगली एनफोर्सिएबल एंड हेल्प टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। सो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर इन फ्यूचर तुम्हारे साथ कुछ फ़ील होता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को लेके जा सकते हो कोर्ट में और कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे ये तो कंसीडर कर लेगा कि तुमने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और उसके हिसाब से वो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कम से कम वो ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई तुमने कुछ खरीदा ही नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है वहाँ पे। ओके, फिर आगे देखो। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। A Unicode number is assigned to each transaction by stock exchange and is printed on the contract note. So unique order number जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो हर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? मान लो कि एक इंसान है, बहुत सारे शेयर्स पे डील करता है, उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते रहते हैं, ठीक है? तो हर किसी पे ये जो ऑर्डर नंबर होगा ना, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे मेंशन होगा या फिर यहाँ पे मेंशन होगा या फिर कहीं पे भी मेंशन होगा, ठीक है? वो हर किसी का अलग होगा।
हर ट्रांज़ैक्शन का अलग कोड नंबर होगा। ऐसा नहीं कि ये बंदा है तो इसके पास एक ही पर्टिकुलर कोड नंबर आ रहा है, लेकिन नहीं, सबके पास आ रहा है। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मेन याद करना था कि ये ऑर्डर कोड नंबर आते हैं, ठीक है? आखिर वो कौन-सा पॉइंट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो है अपना 6th पॉइंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट 7th पॉइंट। आखिर इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पेड कैश फॉर द शेयर्स बाउट। अब देखो, अब इन्वेस्टर्स को शेयर्स को बेचना पड़ता है या फिर कैश पे करना पड़ता है। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो। होल्ड ऑन, वेट मैं इसे इरेज़ करता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ये फ्लो चार्ट तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। वेट, तो जैसे यहाँ पे एक बंदा है, देयर इज़ दिस गाय अ, वेट, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है? यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसे शेयर्स को बेचना होगा, शेयर्स को सेल करना होगा, ठीक है? या तो इसे शेयर्स को खरीदना होगा, शेयर बाय, ओके? इतना तो समझ रहे हो ना कि 2 ही कंडीशन हो सकती है। ये होल्ड करना है तो क्यों ही जाएगा ब्रोकर के पास, है ना? अगर उसे सेल करना है, ओके, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? जो उसे बेचना है वही तो प्रोवाइड करेगा ना। वो यहाँ पे शेयर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है? शेयर्स को। अगर उसे शेयर्स को बाय करना है, ठीक है? बाय करना है, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? ब्रोकर को पैसे, मनी, पैसे, ठीक है? और ये किसे प्रोवाइड कर रहा है? ब्रोकर को। वेट, ब्रोकर। अगर बंदे को एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? आई विल टेल यू बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। या This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when broker shall make the payment or delivery of share to the exchange. This is called paying day. Okay. Before the day when the broker shall make payment or delivery shares. Okay. So देखो, ये सारा काम जाम कब होना चाहिए, ठीक है? ब्रोकर के पास भी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि ये जो पैसे हैं या फिर जो शेयर्स है वो ब्रोकर अपने पास ही रखेगा। ये अपने पास नहीं रख सकता। ये बंदा अपने पास सिर्फ़ एक लिमिटेड टाइम तक मान लो 6 घंटे रख ले, 7 घंटे रख ले, फिर नहीं रख सकता। उसके बाद इस शेयर्स को या फिर इस पैसे को कहाँ पे डालना होता है? वो ऊपर हमने 2 चीज़ें पढ़े था ना, एनएसडीएल या फिर सीडीएल, ठीक है? सेंट्रल डिपॉज़िटरी एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, ठीक है? रुको गाइस, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, सीडीएसएल, ठीक है? सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसे रखना पड़ता है। जो भी इसके पास शेयर है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे जो भी इसके पास पैसा है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? तो ज़रूरी क्या है इसमें? जभी भी कोई ट्रांज़ैक्शन होता है ना, जो भी कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ ब्रोकर कि वो T+1 डे में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ को, ठीक है? T+2 वाले के केस में 1 दिन के अंदर सब कुछ को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। या तो एनएसडीएल में या फिर सीडीएसएल में, जो भी कुछ लिंक्ड होगा। एक ही हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ है। अब आगे देखो क्या लिखा है। और हाँ, पेन डे एंड पे आउट डे। ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। आई होप सो चीज़ें क्लियर हैं। कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो डोंट वरी, होल्ड ऑन गाइस। ग्रेट। दिस लुक लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं किस चीज़ को कवर कर रहा था मैं भूल गया। एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ये तो कर लिया था। गाइस, बादाम खाया करो, ठीक है? ऐसे भूलने की बीमारी अच्छी नहीं होती। मैं कवर क्या कर रहा था? हाँ, पेन एंड पे आउट। ओके, ठीक है। पेन है, हम लोग T+2 को देख रहे थे। T+2, ठीक है? बिफोर जो अपना टी वाला डे होता है ना, जस्ट द पॉइंट कि एक बंदे ने डिसाइड करके उसे कुछ सेल करना है या फिर परचेज करना है अपने शेयर्स को, तो वो पर्टिकुलर डे होता है अपना पे इन डे।
और जिस दिन में T+2 मतलब आज मान लो कि 16 तारीख है, तो 18वें तारीख को हम लोग कहते हैं पे आउट डे है वो, ठीक है? पे आउट डे, ये चीज़ है। तो पे इन डे एंड पे आउट डे को तुम्हें समझना चाहिए कि आखिर क्या है, ठीक है? जो टी वाला डे है वो अपना पे इन डे है, जो T+2 वाला डे है वो अपना पे आउट डे है। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ है। सो आई होप सो इतना क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? सो इन्वेस्टर की लायबिलिटी है कि वो प्रोवाइड कर दे सारे सामान को ताकि ब्रोकर के ऊपर बर्डन ना आए। आगे देखो, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे which is before the T+2 day as deal to be settled and finalized on the T+2 day. The settlement cycle of T+2 day on rolling settlement basis with effect from 1 April, ठीक है? सो इसमें वही बता रखा है 8 वाले प्रोसेस में कि जो भी अपने कैश को पे करना होता है इस बंदे को, ठीक है? या तो इसे कैश को पे करना होता है। एक सेकंड, पे इन डे के बारे में बात करना है ना? हाँ, तो कैश जो भी पे करना होता है या फिर शेयर जो भी करना होता है वो एक दिन पहले हो जाता है, मतलब T+2 से पहले ही हो जाता है। ओके, T+2 से पहले हो जाता है। फिर आता है अपना 9th। ओके, ऑन T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। ओके, this is called payout day. The broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day. Okay. Since he has all received payment from the exchange. Okay. ये चीज समझो। ये हमने दो केसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? मेनली हमने दो केसेस के बारे में पढ़ा था। एक है अपना जिसमें वो बंदा शेयर्स को सेल कर रहा था, एक है अपना जहाँ पे वो खरीद रहा था, ठीक है? जहाँ पे वो सेल कर रहा था उसने शेयर्स को दे दिया और कहीं न कहीं उससे पैसे मिलेंगे ना, उसे पैसे चाहिए। उसे पैसे चाहिए तभी तो वो सेल कर रहे हैं, ठीक है? पैसे। और जिसने पैसे दिए कहीं न कहीं उसे शेयर्स चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है। फिर मैं हाइलाइट कर देता हूँ ये येलो वाला चीज़ येलो वाले से और यहाँ पे जो क्रेज़ी हाइलाइटर है वो इससे। बहुत गंदा लग रहा है। तो देख लो, ठीक है? ये चीज़ है। अब ये भी तो मैंडेटरी है ना कि T+2 डे से पहले यहाँ से भी पैसे आ जाएँ, ठीक है? यहाँ से शेयर्स भी आ जाए ताकि ये जो भी सेटलमेंट है वो हो पाए। ओके, यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है पे आउट डे के बारे में जो कि थोड़ी देर पहले ही समझा दिया था मैंने कि T+2 वाला डे जो भी होता है वो पे आउट डे होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ उस डे से पहले पैसे आ जाए ब्रोकर के पास ताकि वो उस बंदे को प्रोवाइड कर पाए जिसने शेयर्स को बेचा है। पैसे किसको प्रोवाइड कर पाए? जिसने शेयर्स को बेचा है। और शेयर्स किसको प्रोवाइड कर पाए? जिसने शेयर्स को खरीदा है। आई थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बट ट्राई टू थिंक। ओके, इट्स ईज़ी। बस तुम्हें याद रखना है कि कौन से स्टेप में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पॉइंट। The broker can make delivery of shares in Demat or from directly investor's Demat account. Okay. The investor has to give details of the his Demat account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficiary owner account. Okay. The broker can make delivery of shares in Demat from directly to the investor's bank account. So इस केस में जहाँ पे होल्ड ऑन गाइस, जहाँ पे सामने वाले को क्या चाहिए था? शेयर्स चाहिए था। सामने वाले को क्या चाहिए था? शेयर्स चाहिए था। अगर ये पैसे प्रोवाइड करे तो कहने के इस बंदे को शेयर्स चाहिए था ना, ठीक है? जो जिस बंदे को शेयर चाहिए था, ये जो ब्रोकर है, डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट से इसको शेयर प्रोवाइड कर सकता है। ओके, बाकी तो पैसे तो थ्रू एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू ही आएगा, उसके बाद फिर ब्रोकर पे जाएगा, फिर ब्रोकर से इन्वेस्टर की तरफ जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट तुम कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल श्योर एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है? बाकी आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर है तुम्हें एंड इट्स कंप्लीटली ईज़ी। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर तुम एनएसडीएल और सीडीएसएल को भी समझ जाते हो ना तो मक्खन, मक्खन है सब कुछ। ओके, आगे देखो। अब आगे हम लोग बात करने वाले इन सब चीज़ों को डिपॉजिटरी एंड इन सब चीज़ों को। खाली 2-3 पेजेस बचे हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग उन पॉइंट्स को हाइलाइट मतलब पढ़ने वाले जो कि हाइलाइट कर रखे हैं, ठीक है?
Let's talk about dematerialization and depositories. First, uh, let's read it out. This is the process where security is held. Excellent. This is the process. Excellent. This is the all trading in securities is now done through the computer terminal. Since all the systems are computerized, buying and selling of the securities. This is only done to limit. So in short, यहाँ पे वही बता रखा है कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ये था, बट यहाँ पे देखो, दिस इज द प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर्स इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर। सो ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ हम लोग बात करें पहले किसकी, डीमेटेरियलाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फिजिकल फॉर्म्स होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है, उनके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक नंबर दे दिया जाता है। मान लो कि तुम्हारे पास 10 शेयर्स पड़े हुए थे इन पेपर, ठीक है, तो इसको रद्द करके तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली 10 नंबर का शेयर मिल जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 10 होगा ऐसे। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। वही बात है, ठीक है। आगे देखो, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेड मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट प्रोसीजर टू टेक प्लेस इन डीमेट फॉर्म एंड सर्टेन सेलेक्ट सिक्योरिटीज। सो सेबी ने ये मैंडेट कर रखा है कि जो भी सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन होगा, मतलब शेयर्स का ट्रांसफर होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो पर्टिकुलरली डीमेट अकाउंट में होगा। ओके, किसी के बैंक अकाउंट में नहीं होगा, वो डीमेट अकाउंट के अंदर होगा। जो डीमेट अकाउंट फर्स्ट स्टेप में खुलवा रहे थे ना, वो चीज़ है। फिर आगे देखो, नहीं सेकंड स्टेप में खुलवा रहे थे। फिर है अपना होल्डिंग शेयर। एक सेकंड, फिर अपना होल्डिंग शेयर्स इन डीमेट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट जस्ट इज ओके। लेट्स टॉक अबाउट मोर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स, रीमटेरियलाइजेशन। जिस तरह से डीमटेरियलाइजेशन होता है वैसे रीमटेरियलाइजेशन भी होता है, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है उसको हमने फिजिकल फॉर्म में ले लिया तो वो हो गया अपना रीमटेरियलाइजेशन। ये चीज़ है। वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम, ओके लेट्स अंडरस्टैंड द बैंक ऑफ। पहला आता है अपना डीमेट सिस्टम काम कैसे करता है। पहला अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरीज नहीं है, ये पार्टिसिपेंट्स हैं उनके। कौन कौन होते हैं, एक बैंक होता है, ब्रोकर होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज होती हैं, ओके, ये सब होते हैं। फिर एन अकाउंट एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, पैन, फोटोग्राफ, ये सब देना पड़ता है डीमेट अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, ठीक है। तुम पहले इन सब के पास जाओ, ठीक है, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। फिर थर्ड पॉइंट, द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डीपी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, अलॉन्ग विद द डीमेटेरियलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। सो इस पॉइंट पे तुम डीमेट जो भी ब्रोकर था उसके पास जाते हो, उसको बताते हो कि मेरे पास ये सारे शेयर्स है और ये सभी पेपर फॉर्मेट में है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे डीमेटेरियलाइजेशन मतलब डीमेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर if shares are applied in public offer, simple details of DP and DMAT account are given and the shares on allotted would be automatically credited to the DMAT account. So अगर एक सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे तुमने पब्लिक ऑफर में अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि तुम बस इन्फॉर्मेशन दे दो, बाकी काम डीपी संभाल लेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इफ शेयर आर टू बी सोल्ड थ्रू द ब्रोकर, द डीपी इज टू इंस्ट्रक्ट द डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर सेम बात है कि अगर तुम्हें डीपी के थ्रू करना है तो तुम सिर्फ उसे इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि आखिर तुम्हें कितने अमाउंट का शेयर्स डेबिट करना है, मतलब सोल्ड करना है, ठीक है। अगर तुम शेयर्स को बेचना है तो तुम सिर्फ अपने डीपी को बता देते हो कि मेरे अकाउंट से इतने शेयर्स को तुम घटा दो ताकि तुम उसे बेच पाओ, ठीक है। डेबिट मतलब हटाना, ठीक है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। 6 पॉइंट पे आते हैं। द ब्रोकर देन गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी एंड ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब ब्रोकर अपने डी
द ब्रोकर देन गिव हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्स्ट। जो अपना ब्रोकर है वो अपने डीपी को अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आखिर उसे शेयर्स को बेचना है या फिर सेल करना है, ठीक है। उसका डीपी कौन होगा? वो फाइनेंशियल एक्सचेंज होगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज होगा, ठीक है। 7th पॉइंट, द ब्रोकर देन रिसीव पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर्स रिसीव। सो एट जब ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे उसके बाद फिर ब्रोकर के पास तुम्हारा अगर तुम्हें शेयर्स खरीदने थे तो फिर तुम्हारे पास शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें शेयर्स बेचने थे तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। और ये काम कौन करेगा? यहाँ पे खड़ा ब्रोकर, जिसकी इतनी बड़ी पूछ है, ठीक है। फिर 8 पॉइंट, ऑल दीज ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days। ओके, हमने पढ़ रखा है इस चीज़ के बारे में। ओके, ये चीज़ था। आई होप से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एंड एनी डाउट तुम पूछ सकते हो क्या? लेट्स टॉक अबाउट डिपॉजिटरी। व्हाट आर दे? ठीक है। अ डिपॉजिटरी कैन बी लिंक ओके यार, a depository is also is like a bank and keeps securities and electronic form on behalf of the investor। तो डिपॉजिटरी को तुम एक बैंक की तरह यूज कर सकते हो, एक इन्फर कर सकते हो, लेकिन बैंक में क्या होता है कि तुम डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा बैंक है, ठीक है, तुम डायरेक्टली इससे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन डिपॉजिटरी के केस में नहीं हो पाता। तुम डायरेक्टली इस डिपॉजिटरी के से कांटेक्ट नहीं कर सकते। बीच में एक बंदा होगा जिसकी मुझे इतने, जिसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं या फिर डीपी कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक एग्जाम्पल है। ओके, ये चीज़ याद रखना। वो पर्टिकुलरली उसका अलग नाम नहीं है, ये चीज़ है। अब आगे देखो, हमारे इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरीज हैं। पहला है एनएसडीएल। ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंट इन इंडिया है। ओके, इट वन ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑफ आईडीबीआई, यूटीआई एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये प्रमोट करता है कि ना, आईडीबीआई या फिर यूटीआई या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं ना, उनको ये लिस्ट करता है। मतलब उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को वो कंसिडर करता है। आ- आगे देखो, फिर हम बात करते हैं सीडीएसएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद करना जरूरी है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस। ओके, ये बहुत गंदा सा हाईलाइटेड लग रहा है बट आई होप सो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। द सेकंड डिपॉजिटरी टू कॉमर्स ऑपरेशन एंड प्रमोट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बोथ। एनएसडीएल किसको प्रमोट करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल किसको करता है? बॉम्बे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ है। फिर ये पॉइंट, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज इंटरमीडिएटरी, मतलब वो लोग ऐसे लिंक की तरह काम करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो ऐसा लिंक की तरह काम करते हैं, किनके बीच में? अपने इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच में। सो दैट वाज ऑल, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसे पूरा। हु इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन अकाउंट एंड डिमेटेरियलाइज्ड सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये सारे लोग अलाउड है। कौन कौन? स्टॉक ब्रोकर कॉर्पोरेशन, नॉन बैंक, ये सारे लोग अलाउड है क्या बनने के लिए? डीपी बनने के लिए। ओके, if the investor is buying and selling the securities through the broker or the bank and non-banking finance corporation, it acts as DP for the investor and complete the formalities। So अगर कोई ऐसा फॉर्म है, कोई ऐसा बैंक है, कोई ऐसा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो कि तुम्हारे बिहाफ में शेयर्स को सेल या फिर कर रहा है और उसको सेबी ने ऑथराइज कर रखा है, तो वो होता है कौन? तुम्हारा डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड बस यही पॉइंट थे यहाँ पे। बाकी तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर आल्सो। एंड प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना एंड जो चीज़ इसमें ना हाईलाइट कर रखा है उसे प्लीज़ कंसीडर करना। वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा और एनी वे दिस नर्ड वाज एबल टू हेल्प यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, इट मेक्स मी हैप्पी। सब्सक्राइब, ये चीज़ हुआ, ओके। एंड इफ यू गाइस वांट कि पूरा एनसीईआरटी का नोट आ जाए, ठीक है, पर्टिकुलरली सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि इस साल सीयूटी में आने वाले हैं सभी का नोट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ ये सारे रिसोर्सेज, ओके, मैं इनके बारे में बता चुका हूँ बट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, ठीक है।
बहुत ही अफोर्डेबल हैं और ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करने वाले हैं। तो आई विल से कि प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, तो आई विल सजेस्ट बीएससी में इतना ज़्यादा टाइम देना सही नहीं रहेगा। वहाँ पे तुम सिर्फ़ ऐसे रिसोर्सेज़ को परचेज़ कर लो एंड उसके रिगार्डिंग तुम बस प्रैक्टिस करते रहो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे बट गाइस अपनी जर्नी बताना, ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप सो दिस चैप्टर वाज़ ट्रिकी बट थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करा होगा एंड खुद से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। पढ़ो, ठीक है? खुद सिर्फ़ मेरी वीडियो से देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा। ओके, सो विथ दिस आई एंड दिस वीडियो एंड लव यू गाइस। बिग, 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 बिग हर्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? बिग हर्ट फ्रॉम माय साइड। चलो चलो बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। टेक केयर गाइस।